गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में बाजार का हाल। मैं हूं हिमांशु बयानी। मयूर जानी ऑफिशियल पर हिंदी भाषा में आपको दे रहा हूं आज का रोजमेर और कल का वृतांत। मतलब आज बाजार कैसा रहा, बंद हुआ तो कैसा रहा और कल कैसा हो सकता है। तो भारतीय शेयर बाजार की जब अगर हम आज बात करें कि भारतीय शेयर बाजार 12 अगस्त 2025 को कैसा रहा, तो मुख्य कारण जो आ रहे हैं, लाल निशान में बन रहा है सेंसेक्स और निफ्टी। मतलब एक रेड जोन पे नेगेटिव काउंटर्स में बन रहा है। हालांकि इतना नेगेटिव भी नहीं है, पर एक नेगेटिव माइनस बाउंड्री में बंद हुआ है। निवेशक जो है, घरेलू घरेलू निवेशक जिसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और अमेरिकी मुद्रास्फीति डाटा की जो प्रतीक्षा में सतर्क रह रहे हैं कि क्या आएगा, देखेंगे, सोचेंगे। टैरिफ की जो बातें हैं उसको लेके, साथ ही साथ जो व्यापार की चिंता है और जो माहौल बन रहा है, और जो Q1 के जैसे परिणाम आने शुरू हुए कुछ कंपनियों के, तो इसकी वजह से बाजार में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है नीचा रहा है। जो बिजनेस होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा है। और सेंसेक्स जो है वो 80,235.6 पे आज बंद रहा, जो कि 368 अंक लुढ़का था, जो कि 0.46% है। तो शुक्रवार को बाजार 0.9% बंद रहा था डाउन में। मंडे को कल, सोमवार को कल बाजार 0.9% अप में बंद रहा था, और आज 0.46% में सेंसेक्स जो है वो लुढ़का है। तो निफ्टी के भी यही हाल है। निफ्टी ऑलमोस्ट 24,487.4 अंक पर बंद रहा। लगभग 97.65 अंक पे उसमें कहीं ना कहीं वो मतलब एक गिरावट देखने को मिली, 97.65 अंकों की। और जो है वो परसेंटेज के अगर नजरिए से देखें तो 0.40%, तो 0.4%, 0.4.5% अगर आप बोले तो उस दिशा में है। जैसे मैंने कहा, प्रदर्शन के जो मुख्य कारण है उसमें मुद्रास्फीति का डेटा की प्रतीक्षा कि Q3 में क्या डेटा आएगा, सीपीआई डेटा, खास करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद आरबीआई किस तरीके की दिशा तय करता है। अमेरिकी रिजर्व, फेड रिजर्व के ब्याज दरों के निर्णय से भी कहीं ना कहीं बाजार प्रभावित है, और इसकी भी एक अनिश्चितता, एक तरीके से सतर्क माहौल देखने को मिला है ट्रेडिंग में। तो वैश्विक व्यापार की जो चिंता है, अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर जो टैरिफ लगा दिया है ऑलमोस्ट 50% का, उसका एक सप्ताह होने को आया है, दोगुना भी कर दिया है। तो मतलब 25% था, लेकिन 25% पैनल ने मिला के 50% हो गया है। तो जिससे व्यापार बाधाओं का डर बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, उनके डेफिनेटली उनके बॉटम लाइन पे, यानी कि जो उनकी प्रॉफिट है उन पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगी। तो ये प्रॉफिट जब कम होती है तो ऑब्वियसली जो शेयर धारक होते हैं उनको मुनाफा नहीं होता है, तो वो शेयर बेच बेच के निकल जाते हैं। तो हालांकि अमेरिका और चीन का टैरिफ युद्ध विराम ने कुछ राहत दी है, मतलब क्योंकि चीन में कुछ डिमांड उस दिशा में आ सकती है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का एक पॉजिटिव संकेत फिलहाल तो दिख रहा है। लेकिन भारत को लेके जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति स्थित प्रज्ञ है, उसमें कोई तरलता भी दिखाई नहीं दे रही। तो इसकी वजह से बाजार में जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े सतर्क हो गए। मिश्रित वैश्विक संकेत, एशियाई बाजार मिश्रित रहा है। जापान निकी जो है, जापान का जो इंडाइस है, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी है, वैसे जापान का इंडाइस जो है निकी है, वो 2.56% उछला है। जबकि हांगकांग का जो हैंगसेंग है वो 0.35% गिरा है। और कल रात को अमेरिकी बाजार में डो जोन्स -0.45, मतलब आज का जो हमारा सेंसेक्स है उसके पैरिटी में, और नेस्डेक जो है 0.32 उस पैरिटी में, निफ्टी की पैरिटी में बंद हुए हैं। तो वो नेगेटिव काउंटर्स पे बंद हुए हैं। उसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। जब अमेरिकी बाजार नेगेटिव बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव सीधा का सीधा साउथ पैसिफिक के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार पे देखने को मिलता है, जो 4:30 बजे खुलते हैं। अमेरिकी बाजार रात को 1:30 बजे बंद होता है, 4:30 बजे सुबह 3 घंटे का गैप रहता है। 4:30 बजे जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया खुलता है तो कहीं उसकी असर देखने को मिलती है, और वो फिर ट्रैवल करता है एशियाई मार्केट, खास करके हांगकांग, चाइना, जापान, यहाँ के जो इंडाइसिस है उसके ऊपर असर इसको देखने को मिलता है। भारत में इसका इम्पैक्ट दिखता है। बाद में जाएगा मिडिल ईस्ट आगे, यूरेशिया, यूरोप, और अफ्रीकी अफ्रीकी बाजार, और फिर वहां से अगेन अमेरिकी मार्केट्स। तो शाम 7:30 बजे अमेरिकी मार्केट्स खुलते हैं। तो उसके चलते जो स्पिल ओवर इफेक्ट की इम्पैक्ट अभी दिखाई दे रहा है, शाम को 7:30 बजे अमेरिकी मार्केट कैसे खुलता है ये देखना पड़ेगा। सेक्टोरल भिन्नता कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आईटी और ऑटो सेक्टर में शुरुआती जो लाभ देखने को मिला, खास करके टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी में, बैंकिंग और वित्तीय रियलिटी स्टॉक्स जो है, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है।
तो अगर हम बीएससी के आज के कारोबार की बात करें, बीएससी और एनएससी पे जो टर्नओवर हुआ, तो 8,500 करोड़ का जो टर्नओवर इक्विटी ट्रेडिंग में लगभग अस्थिर स्थिति में मध्यम गतिविधि को दर्शाता है बीएससी पर। एनएससी में ये टर्नओवर लगभग 1.2 लाख करोड़ का बड़े और मध्यम कैप शेयर जो होते हैं कंपनी के, उसमें हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सक्रिय ट्रेडिंग भी दर्शाता है। एडवांस और डिक्लाइंस की अगर हम बात करें, एडवांस और डिक्लाइंस माने जो कंपनियां जो ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट पे, उसके जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसमें कितनी कंपनियों के शेयर्स ट्रेड हुए और कितनी कंपनियों के शेयर्स ऊपर गए, उनके भाव ऊपर गए, और कितनी कंपनियों के शेयर्स के भाव नीचे आए। तो बीएसई पर 4012 शेयर्स, मतलब 4012 कंपनियों के शेयर्स उसमें व्यापार हुआ। उसमें करीबन 2315 कंपनियों के शेयर्स जो है उसके भाव बढ़े, और 1567 जो कंपनियां हैं उसके शेयर्स जो है वो गिरे, और अपरिवर्तित कुछ 130 कंपनियों के शेयर्स है, उसमें कोई मतलब इतना बड़ा बदलाव, वो फ्लैट ही रहे, उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। एनएससी की अगर हम बात करें तो 2913 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ है, और उसमें से लगभग 1693 कंपनियां जो है उसके भाव बढ़े हैं, और 1122 कंपनियों के शेयर के भाव गिरे हैं, और लगभग 98 कंपनियां, 98 कंपनीज जो है उसके शेयर के दाम अपरिवर्तित रहे। गेनर्स और लूजर्स की अगर हम बात करें तो एनएससी पर जो गेनर्स है वो मारुति सुजुकी 2.8% ऊपर रहा है। ऑटो सेक्टर में एक मजबूत मांग की वजह से ये दिख रहा है फिलहाल। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें, अगेन आईटी सेक्टर की कंपनी, तो आईटी और ऑटो में जिस तरीके से खरीदारी देखने को मिल रही है, लगता है एफआईआई का फोकस, डीआईआई का फोकस उस दिशा में गया है, एफएमसीजी और रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग से। तो 2.5% लाभ टेक महिंद्रा के शेयर्स में उछाल देखने को मिला, आईटी शेयरों की जो चयनात्मक खरीदी हो रही है उसकी वजह से, मतलब एक डिमांड है इसकी वजह से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर अगेन 2.3% ऊपर, मजबूत Q1 परिणाम के आधार पर ये उछाल देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो 2.1% ऊपर बंद रहा है। ऑटो सेक्टर की जो सकारात्मक भावना देखने को मिल रही है हीरो मोटोकॉर्प में, मतलब एफआईआई की तरफ से, अगर हम मानसून डेटा वगैरह डिमांड को स्टडी करें तो इतनी सकारात्मक भूमिका नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एफआईआई की डिमांड है, उन्होंने फोकस शिफ्ट किया है। एफआईआई डीआई जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको पैसा बनाना होता है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, तो इनका रोज फ्लेवर ऑफ द डे बदलता रहता है, तो इसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिला है। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो 1.9% की ऑलमोस्ट बढ़त देखने को मिली है, मेटल सेक्टर का लाभ यहाँ पे दिख रहा है। एनएससी के दूसरे लूजर्स की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, 3.2% टूटा है। वित्तीय शेयरों में मुनाफा वसूली जिस तरीके से शुरू हुई है। इटर्नल जो कि 2.8% गिरा, कल अप था लेकिन आज गिरा है। एंडफिन शेयर ने अपना हिस्सा बेचा है, और उस दिशा में जो उसके आज तिमाही के जो परिणाम आए वो कमजोर है, तो इसकी वजह से ये टूटा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, तो उसमें कमजोर मांग रहने की वजह से, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, जो ऑटो में मैंने बात की कि ग्रामीण से जो डेटा आ रहा है मानसून का, तो डिमांड कहीं टूटती हुई दिख रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है एफएमसीजी की कंपनियों पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भाव 2.5% गिरा है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 2.3% गिरा है। सेक्टोरल प्रतिकूलता है नहीं है उसमें, इसकी वजह से। एचडीएफसी बैंक 2.1% गिरा है, वित्तीय सेक्टर में कम वजन है, इसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। और शीट्स गेनर्स की अगर हम बात करें बीएससी पर, तो अगेन उसमें आईटी सेक्टर की कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर, 10% उछाल, मजबूत Q1 के जो आय के परिणाम आए उसकी वजह से। उसमें सोनाटा में ब्लॉक और बल्क डील्स भी हुए, मतलब एफआईआई, एचएनआई ये भी इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स में। तो जैसे कहा कि आईटी और ऑटो की तरफ इसका ध्यान गया है, तो ये भी दिख रहा है, इसकी साबिती है कि ये लोगों ने अपना फोकस शिफ्ट किया है बैंकिंग वगैरह शेयरों से अभी आईटी, और मतलब फ्लेवर ऑफ द डे आज आईटी और ऑटो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। स्टार सीमेंट 8.5% ऊपर रहा, 52 सप्ताह की ऊंचाई पर था। स्टार सीमेंट में भी ब्लॉक एंड बल्क डील्स पाई गई, आगे जैसे जैसे बात करेंगे तो बात आएगी उसमें। मेडिएसिस, ये हेल्थ केयर सेक्टर की जो कंपनी है, उसमें 7.8% का लाभ मिला है, सेक्टर में जिस तरीके से गति आई है उसकी वजह से। सन्मान कैपिटल 7.2% ऊपर है, निवेशकों की रुचि है, मतलब अगर फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स जो है उसकी डिमांड नहीं है, लेकिन सन्मान कैपिटल में रुचि है निवेशकों की, तो को लगता है कोई ऑपरेट कर रहा है स्टॉक, बेझिझक हम ये बोल सकते हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज 60% अप रहा है, तो बिल्कुल सेक्टोरल लाभ की भी बात आ रही है तिलकनगर इंडस्ट्रीज में।
और अगर दूसरी बात करें तो अस्त्राल 8% गिरा है, निराशाजनक Q1 परिणाम। अस्त्राल जो है वो प्लास्टिक के पाइप्स बनाता है, अहमदाबाद स्थित कंपनी है। तो उसके चलते मान लीजिए अगर पाइप्स की डिमांड नहीं है, एडेसिव्स की डिमांड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहीं ना कहीं धीमी गति पे जा रहा है। तो इसीलिए रियलिटी के स्टॉक्स में फिलहाल सटोरियों को या तेजोड़ियों का मंदोड़ियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्राज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 6.5% नीचे रहा, 52 सप्ताह की निचली सतह पर था। और बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन 5.8% गिरा है, मुनाफा वसूली हो रही है उसमें। जैसे मैंने कहा था कि शिफ्ट फोकस हुआ है इंफ्रा और बैंकिंग वगैरह के स्टॉक से आईटी और ऑटो की तरफ, तो एक तरीके से ठीक है, मुनाफा थोड़ा मुनाफे में थोड़ा नुकसान करके निकल जाए तो ये दिख रहा है यहाँ पे। वनरेला हॉलीडेज 5.2% गिरा है, कमजोर आय को दर्शाता है। वनरेला हॉलीडेज अगर हम देखने जाए तो ये दिखाता है कि अर्बन सेक्टर में भी टूरिज्म की जो डिमांड है उसको लेके कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी शुरू हो गई है। मतलब Q1 का उसका अगर परिणाम ये आया है तो Q1 जो महीना होता है वो अप्रैल, मई और जून, यानी कि वेकेशन का महीना होता है। लेकिन अगर वहां पे भी मांग नहीं है तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वनरेला हॉलीडेज है वो स्टेकेशन पिकनिक स्पॉट्स ऐसी जो मतलब ऐसी कंपनी उसके जो सेटअप है पूरे देश में, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा एक नजदीकी जगह पर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाए, ऐसी जगह है। मतलब तो वहां पे अगर ये टूट रहा है तो बिल्कुल मतलब अप्रैल में जून में टूट रहा है तो टूरिज्म में भी कहीं ना कहीं जो स्पेंडिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि Q1 के परिणाम अच्छे आने चाहिए, अप्रैल में जून वेकेशन होते हैं, जून 15 पे स्कूल खुलती है, तो ये परिणाम तो अच्छे आने चाहिए थे, लेकिन Q1 में कहीं ना कहीं आय कमजोर आई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। शायद खर्चा भी बड़ा हो सकता है, आई हो लेकिन खर्चा भी बड़ा हो गया हो, पता नहीं हमको, तो हमको रिजल्ट को स्टडी करना पड़ेगा। गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम बात करें तो 4.8% नीचे रहा है, सेक्टोरल कमजोरी। गॉडफ्रे फिलिप्स अगेन वही एफएमसीजी का स्टॉक है तो डिमांड नहीं है कह सकते हैं। बल्क और ब्लॉक डील्स की बात करें तो ब्लॉक डील में एसजेवीएन 2.5 करोड़ शेयर, 145 रुपया प्रति शेयर पे 362.5 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। बायोकॉन की अगर हम बात करें तो 1.8 करोड़ शेयर, 340 रुपया प्रति शेयर, 612 करोड़ का सौदा हुआ है। Q1 के परिणामों के बाद संस्थागत खरीदारी हुई है, तो मतलब एफआईआई का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिख रहा है हेल्थ केयर में और ऐसी कंपनियों में। अदानी एंटरप्राइज बल्क डील, क्योंकि जिस तरीके से इनमार टेक्निक्स में उसका जो अधिग्रहण किया है तो 1.2 करोड़ शेयर, 3200 रुपया प्रति शेयर के भाव पे, मतलब हिंडनबर्ग से पहले जो एफपीओ आने वाला था उस समय पे जो भाव था 3200 रुपया अदानी एंटरप्राइज का, वो वहां पे पहुंच गया है। शॉर्ट सेल डील्स की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस 0.8 करोड़ शेयर, 6,500 रुपया प्रति शेयर, और एचडीएफसी 0.6 करोड़ शेयर, 1,600 रुपया प्रति शेयर। वित्तीय सेक्टर में एक तरीके की नकारात्मक भावना दर्शाता है। तो ये बात हुई एनएससी की। बीएससी की ब्लॉक डील्स की अगर हम बात करें, जहां पे सोनाटा आज सबसे बड़ा गेनर रहा है, तो ब्लॉक डील में सोनाटा सॉफ्टवेयर 0.9 करोड़ शेयर, 650 रुपया प्रति शेयर की खरीदी, 585 करोड़ का धंधा, मतलब 585 करोड़ किसी ने रोके इस पे। तो मजबूत Q1 प्रदर्शन की वजह से, तो ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। स्टार सीमेंट्स की अगर हम बात करें तो 0.7 करोड़ शेयर, 210 रुपया प्रति शेयर की खरीदी, 147 करोड़ रुपए का कारोबार और 52 सप्ताह की सबसे ऊंचाई पे। तो मैंने स्टार सीमेंट के बारे में भी कहा था। और शॉर्ट सेल डील में अस्त्राल है, हालांकि उसका परिणाम आय चूकने से, मतलब Q1 का जो डेटा आय का है वो अच्छा नहीं है, और 0.4 करोड़ शेयर 21 रुपया प्रति शेयर में शॉर्ट सेल हुए, तो ये बात आ रही है। आगे बात करते हैं कमोडिटी, करेंसी, मनी, बॉन्ड एंड क्रिप्टो मार्केट्स की। तो कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है? कीमती धातु है, खास करके प्रेशियस मेटल, सोना चांदी जो आप पहनते हैं, त्योहार आएंगे तो खरीदेंगे अच्छे मुहूर्त में, तो उसमें क्या हो रहा है? सोना 1.38% गिरकर 1,03,89 रुपया प्रति 10 ग्राम पे पहुंचा। चांदी में 0.04% की गिरावट देखने को मिली है, 1,13,342 रुपया प्रति किलोग्राम पे पहुंचा है। मजबूत रुपया और वैश्विक मुनाफा वसूली जिस तरीके से हो रही है प्रेशियस मेटल्स में, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। लेकिन ये जैसे मैंने कल कहा था कि थोड़ा गिरेगा थोड़ा ऊपर जाएगा, फेस्टिव की जो डिमांड आएगी भारत में खास करके उसको लेके, और जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सोने का भाव बिल्कुल ऊपर जाएगा, कि क्रिप्टो में अभी स्टेबिलिटी है, ऑयल भी स्टेबल है, करेंसी भी कहीं ना कहीं स्टेबल दिख रही है। तो एक ही चीज बचती है, सोना। सोना कितना सोना है, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है,
बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम 0.5 और 0.8% बढ़े हैं, खास करके अमेरिका चीन की जो टैरिफ की जो स्थिरता की बात आ रही है। और कल ही हमने कहा था कि एशियाई बाजारों से जिस तरीके से इन धातुओं की डिमांड बढ़ेगी तो इसमें देखने को मिलेगा, तो ये रुझान देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ ये शेयर्स जा रहे हैं। मतलब ये जो बेस मेटल कमोडिटीज है उसके भाव पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ऊर्जा और पावर की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड 0.08% बढ़कर 66.68 प्रति बैरल हो चुका है। घरेलू प्राकृतिक गैस जो होती है, डोमेस्टिक नेचुरल गैस, उसमें कीमतें स्थिर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल वैश्विक शांति का हो रहा है, भूस्तरीय परिस्थिति जिस तरीके से हो रही है, तो दिख रहा है कि ऑयल के प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छे संकेत है, खास करके भारत में जब बिहार में चुनाव हो, अगर तेल के भाव स्टेबल रहे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तेल के भाव बढ़ते हैं तो समस्याएं हो सकती है। कृषि कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो एनसीडीएक्स पे कपास और सोयाबीन 0.3 और 0.5% गिरे हैं। ग्रामीण मांग कमजोर है और इन्वेंट्री जो है, मतलब जो एक तरीके का जो स्टॉक अवेलेबल है वो ज्यादा है। तो इसकी वजह से डिमांड के सामने सप्लाई ज्यादा होने की वजह से और मांग ना होने की वजह से इसके भाव टूटे। अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो मजबूत रुपया, वैश्विक व्यापार की जो स्थिरता है, उसमें कीमती धातुओं को कहीं ना कहीं रोका हुआ है, मतलब एक रेंज बाउंड रखा है। बेस मेटल्स और ऊर्जा में मामूली वृद्धि हुई है। बेस मेटल्स खास करके क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका चीन टैरिफ की जो बात आ रही है, उसमें अगर एशियाई बाजारों में इन धातुओं की डिमांड बढ़ती है बेस मेटल्स की, तो वो उछाल देखने को हमको मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये रेंज बाउंड है, वो मामूली वृद्धि उसमें देखने को मिली। ऊर्जा का भी वही सीन है। ऊर्जा में क्योंकि कोई और जैसी परिस्थिति फिलहाल कहीं ना कहीं सब संकेत ऐसे आ रहे हैं कि एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स पीस, तो ये असर उसमें देखने को मिल रहा है। करेंसी मार्केट की अगर हम बात करें तो भारतीय रुपया 0.05% बढ़ा है, बढ़कर 87.696 पे पहुंचा है अमेरिकी डॉलर के सामने। हालांकि डीआई की जो खरीदारी और सकारात्मक एशियाई बाजारों में जो एक्टिविटीज चल रही है, जैसे निकी प्लस रहा, हैंसिंग प्लस रहा, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन देता है रुपये को कंट्रोल करने में। 8 अगस्त को 1932.81 करोड़ के एफआई प्रवाह ने एक तरीके से रुपये को स्थिरता दी, और बाकी आरबीआई ने जिस तरीके से डॉलर्स बेचे, तो जो डॉलर के सामने रुपया खिसने वाला था, 88 पार करने वाला था, वो अभी स्टेबल हो गया है, लेकिन 87.69 पे आ गया है। इसकी वजह से रुपये की वापस एक नई रेंज आ गई है। जो 87.37 से 87.57 थी, वो आज रेंज रिवाइज हो गई है कल के लिए। वो हम कल का जो वृत्तांत है उसमें बात करेंगे। मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो इंटरबैंक कॉल मनी की दरें जो है 6.5 से 6.7% की तरफ है, तो दिखाता है कि एक तरीके से लिक्विडिटी जो है बैंक्स के पास अच्छी खासी है, तरलता अच्छी खासी है। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो 10 वर्षीय जो जीसेक यील्ड जो है 6.85% पर है। सीपीआई डेटा और आरबीआई संकेतों में कहीं ना कहीं एक प्रतीक्षा का रुख है कि क्या हो रहा है, वेट एंड वॉच कीजिए। क्रिप्टो मार्केट्स भारत में अगर हम देखने जाए तो नियमनकारी जो सतर्कता है उसको लेकर और वैश्विक जो अनिश्चितता है उसको लेकर थोड़ा असमंजस की परिस्थिति है, लेकिन इसके बीच बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। मतलब उसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को फिलहाल मिल नहीं रहा है। बाकी प्रमुख व्यापार, कॉर्पोरेट, आर्थिक व्यापार और सेक्टोरल समाचारों की बात करें जो मार्केट पे जिसका असर रहा, तो उसमें तेल विपणन जो कंपनियां हैं सरकारी, जिसको सरकारी सहायता मिली, जैसे इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनको 30,000 करोड़ का पैकेज एलपीजी सब्सिडी नुकसान की भरपाई के लिए, तो उनके शेयरों में कहीं ना कहीं आज वृद्धि देखने को मिली है हमको। अदानी एंटरप्राइज इनमार टेक्निक्स जिस तरीके से उसने अधिग्रहण किया है, तो उसका एक इम्पैक्ट एमआरओ सेक्टर में। हालांकि एमआरओ सेक्टर में सबसे बड़ी संभावना यह है कि आने वाले दिनों में भारतीय एविएशन सेक्टर में 1500 नए एयरक्राफ्ट जुड़ने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये सेंटीमेंट एक पॉजिटिवली काम कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में। और हालांकि स्टॉक जो है वो दोनों इंडाइसिस में है, तो इसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट हमको इंडाइसिस में देखने को मिलता है, शेयर बाजार में देखने को मिलता है। एनएसडीएल का जो आईपीओ है उसकी जो सफलता हुई, 880 रुपए पर लिस्ट हुआ है, 62% उछल कर वो 1330 तक गया था। सेबी और बाकी अन्य बड़े जो है इन्वेस्टर्स, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला है इसमें। आरबीआई का बैंक बैलेंस का नियम जो है, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आईसीआईसीआई जैसी बैंक के न्यूनतम बैंक बैलेंस के नियमों पर स्वायत्तता से स्पष्टता दे दी है, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। एफआईआई का जो
18,000 करोड़ इक्विटी से निकाले गए और अमेरिकी टैरिफ वृद्धि और जो कमजोर Q1 के आए और डेट मार्केट में 3,490 करोड़ का जो प्रवाह देखने को मिला है, तो इसकी वजह से भी आज जो मार्केट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव काउंटर्स पे बंद हुआ। हालांकि मतलब वो DII जो उसको कुशन नहीं कर पाए, DII अगर कुशन कर ले तो शायद ये पॉजिटिव काउंटर्स पे बंद होता। कॉर्पोरेट हाइक की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदाल्को, अस्ट्राल जैसी जो कंपनियां, उसके जो Q1 के जो परिणाम है वो थोड़े प्रोत्साहनजनक नहीं थे, तो इसकी वजह से भी मार्केट में आज असर देखने को मिला है। आईपीओ फिलहाल इस सप्ताह में इतने बड़े नहीं है, कल हमने बात कर ली उसके ऊपर के कौन से आईपीओ आ रहे हैं। तो कल की अगर हम बात करें 13 अगस्त की, तो उसमें जो भारतीय शेयर बाजार है वो सीपीआई का डेटा जो आएगा, जो और जो WPI का डेटा 14 अगस्त को आएगा, उसके ऊपर पूरी निर्भरता है। लेकिन इस बीच ऑटो और बैंकिंग में चयनात्मक खरीदारी हो सकती है, ऐसा निष्णातों का कहना है, एक्सपर्ट्स जो उनका कहना है। वित्तीय शेयरों पर एक तरीके से दबाव बना रहेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,400 के आसपास कहा जा रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 24,800 के आसपास रखा गया है। तो ये बात हुई भारतीय शेयर बाजार की। कमोडिटी मार्केट में क्या सीन है? कमोडिटी मार्केट में कीमती धातुएं, मजबूत रुपया से सोने चांदी में कहीं ना कहीं जो भाव है वो स्टेबल रह सकते हैं या थोड़ी गिरावट देखने को मिली, थोड़ा फिर उछाल आएगा क्योंकि फेस्टिव की जो डिमांड है वो निकलने की संभावना है। और दूसरी तरफ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में जो हमारे जो एक्सपर्ट्स है बोल रहे हैं कि सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में भी मतलब गोल्ड अभी जाएगा आप, क्योंकि क्रिप्टो डाउन है, आपके दूसरे कमोडिटीज जो है वो डाउन है, आपका ऑयल डाउन है, करेंसी मार्केट स्टेबल है, डाउन मतलब स्टेबल है। तो इसकी वजह से सोना जो है उसमें कुछ उछाल आ सकता है, डिमांड में उछाल आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बेस मेटल्स की अगर हम बात करें तो व्यापार तनाव कम होने पर कॉपर और एल्यूमिनियम के एक तरीके से डिमांड निकल सकती है, खास करके एशियाई बाजारों से, और इसका इंपैक्ट हमको बेस मेटल्स के प्राइस पे देखने को मिलेगा। ऊर्जा और पावर की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से 66 से 68 यानी कि 66 से 68 डॉलर प्रति बैरल के बीच खेल रहा है, तो उसमें एक स्थिरता दिख रही है। तो ये इसके बीच ही रहेगा, ऐसी संभावना फिलहाल कल के दिन में एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि से मतलब मांग जो है, कमजोर मांग है, खास करके कपास और सोयाबीन में, वो नरम रह सकती है, ऐसी एक संभावना एक्सपर्ट्स मानते हैं। और करेंसी मार्केट में रुपया जो उसकी नई रेंज आ गई है, मैंने जैसे कहा था कि 87.37 से 87.57, तो अब जो नई रेंज आई है वो 87.5 से लेके 87.8 तक है कल के लिए। तो FII प्रवाह और अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा जिस तरीके से आएगा उसके ऊपर मतलब पूरा का पूरा निर्भर है। तो हो सकता है RBI कैसे उसको कंट्रोल करेगा, क्या मेजर्स लेगा, और इसके अलावा मतलब देखने को मिलेगा शायद परसों की नई रेंज भी आ सकती है 88 प्लस की, तो वेट एंड वॉच कीजिए। क्रिप्टो करेंसी अगर हम बिटकॉइन इथीरियम की बात करें तो वो रेंज बाउंड रहेंगे, स्थिरता है, रेंज बाउंड रहेंगे, नियमनकारी स्पष्टता अभी नहीं है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर है। तो बस यही था आज का मतलब रोजमेल और कल का वृत्तांत। मुझे हिमांशु बयानी को इजाजत दीजिए और ऐसे रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मयूर जानी ऑफिशियल। मयूर भाई खुद एनालिसिस करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लाते हैं, तो उस पर भी आप नजर बनाए रखिए क्योंकि ये सब चीजें बाजार को इम्पैक्ट करती है। तो मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।